योगी मोदी stand करो, अरे तुम मरो भाई, तुम मरो, योगी मोदी। जबरन पुरुष पुलिस हम लोगों के साथ हैरेसमेंट कर रही है, पकड़ने के नाम पर बदतमीजी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ क्या यही न्याय है? साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। हाथरस रेप कांड में पीड़िता की मौत देशवासियों के लिए बहुत सारे सबक छोड़ करके जाती है। कुछ सबक सकारात्मक हैं, कुछ नकारात्मक, दोनों पर विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन पूरे मुद्दे को देखने के बाद मुझे जो पहली बात समझ में आई वो ये कि योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए बहुजन समाज की बेटी की जान से ज़्यादा एक गाय की कीमत है। अब आप कहेंगे कि आप इस सरकार से कभी संतुष्ट होते ही नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने मुआवजा 10 लाख से बढ़ा करके 25 लाख कर दिया, पीड़ित परिवार के लोगों को घर देने का वादा कर दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी ये भी वादा कर दिया, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा कर दिया। इसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं हैं। निश्चित रूप से संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी को बहुत सख्त मुख्यमंत्री माना जाता है, जो महिला अपराध के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस रखते हैं ऐसा बताया जाता है। तमाम सारे मामलों में आईपीएस के ऊपर मुकदमे दर्ज करवा करके, फटाफट किसी की गिरफ्तारी करवा करके, रासुका लगवा करके आपने ये दिखाने की कोशिश भी की है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 14 सितंबर को ये घटना हुई थी, 29 सितंबर को उस बेटी की मौत होती है। इन 15 दिनों में योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं जागे? वो सूबे के मुख्यमंत्री थे। मौत होने के बाद पीएम का भी बयान आता है, सीएम भी सक्रिय होते हैं, तमाम सारे विपक्षी दल कुछ दिन पहले ही सक्रिय हो गए थे। लेकिन जब उस बेटी को असली न्याय की जरूरत थी, यानी कि उसकी जिंदगी बचाने की जरूरत थी, तो आखिर प्रशासन ने इतना बाद में फैसला क्यों लिया कि उसको दिल्ली भेजा जाए और उसकी जान बचाई जाए? दिल्ली से लेकर लखनऊ और देश के बाकी हिस्सों में सामाजिक संगठन के लोगों ने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। तब आपकी सरकार थोड़ा थोड़ा जागना शुरू हुई थी। लेकिन असली नींद से तब आप जागे जब उस बेटी की मौत हो गई। और मौत होने के बाद पूरे देश भर में इस भांड मीडिया के बिना सहयोग के लोगों ने प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिया। इसलिए मेरा पहला सवाल तो यह है कि आज जो आप रेवड़ी बांट रहे हैं, 15 दिन तक जब वो बेटी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, उस समय आपने की सरकार ने क्या कदम उठाए? दूसरा सवाल ये कि आप इतने सख्त सीएम हैं जो गोकसी जैसे मामले में ज्यादा से ज्यादा लोगों पर रासुका लगवा देते हैं। आखिर क्या वजह है कि इस मामले में आपने पीड़ित पक्ष के परिवार से बात करने के बाद भी इन आरोपियों पर रासुका नहीं लगाई? अब आप सोच सकते हैं कि रासुका क्या इतनी बड़ी चीज है? उत्तर प्रदेश के लिए रासुका इसलिए बड़ी चीज है क्योंकि जब भी कोई इस तरह का अपराध होता है जिसमें धर्म विशेष के लोग जुड़े हुए होते हैं, या डॉक्टर कफील जैसे लोग मिल जाते हैं, या चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग मिल जाते हैं, या जौनपुर कांड में धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने का मौका मिल जाता है, तो आप बिना जांच पड़ताल के, बिना एसआईटी गठित किए हुए, पहले ही उनको आरोपी सिद्ध करते हुए रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए ठोक देते हैं। तो क्या वजह है कि यहां पर आपने रासुका नहीं लगाई? वजह आपको भी पता है, वजह तमाम सारे लोगों को पता है। एक तीर से दो निशाने साधे। आपने ठीक ठाक मुआवजा दे करके विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों की मुआवजे की मांग को भी उनसे छीनने की कोशिश की, पीड़ित पक्ष को भी संतुष्ट करने की कोशिश की। दूसरी तरफ अपने स्वजाति आरोपियों पर रासुका जैसा सख्त रुख ना अपनाते हुए केवल ये आश्वासन दे करके कि हम एसआईटी की जो भी जांच करेगी हम सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे, ये कह करके आपने अपने जाति के वोट बैंक को भी बचाए रखने की कोशिश की। खैर, अब जनता इतनी मूर्ख नहीं है, वो धीरे धीरे सब कुछ समझ रही है। नेशनल जनमत में कोई भी बात मैं बिना तथ्यों के नहीं करता। तो इस वीडियो की शुरुआत में मैंने एक शब्द कहा था कि योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए दलित समाज की एक बेटी की जान से ज्यादा गाय की जान की कीमत है। उसको मैं साबित कर देता हूं। अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी ने एक बयान में बताया था कि इन 7 महीनों में यानी कि जनवरी से लेकर अगस्त तक उनकी सरकार ने 139 लोगों पर रासुका के तहत कार्रवाई की है, जिसमें 76 मामले गोकसी यानी कि गाय काटने से संबंधित हैं। लड़कियों से अपराध से संबंधित 6 मामले थे। अन्य गंभीर अपराधों में 37 मामले थे। दीगर अपराधों में 20 लोगों के ऊपर रासुका लगाई गई थी।
दीगर अपराध मतलब डॉक्टर कफील, चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम अन्य धर्म विशेष के लोग जिनके बोलने से सरकार को खतरा लगने लगता है, तो सरकार को खतरा लगने का मतलब कि वो सत्ता में है, इसलिए देश को खतरा है। मतलब कि योगी आदित्यनाथ जी अगर चाहते तो इन आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई कर सकते थे, मगर अफसोस नहीं की गई। अब दूसरी बात का उत्तर, प्रशासन कह रहा है कि रात में 2:30 बजे जो आरोप लग रहे हैं कि हमने बिना घर वालों की परमिशन के शव को ऐसे ही फूंक दिया, ये गलत है। पुलिस अपनी सफाई में जो वीडियो दिखा रही है, जरा वो वीडियो देखिए। बंटी, पिताजी का नाम निवासी। आप बाबा? मेरा नाम इंद्र पाल है। अच्छा है। और पिताजी का नाम क्या है? मुंशी। यहीं के रहने वाले हो? जो बाबा हैं लड़की है। अच्छा, नहीं लड़की के बाबा। आप बाबा हो ना? हाँ। अच्छा ठीक। इस वीडियो में पीड़िता के पिता और बाबा दिख रहे हैं। इसी के हवाले से बताने की कोशिश की जा रही है कि वो दोनों लोग मौजूद थे और उनकी सहमति से हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि ये सरकार हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा करने की बात करती है, तो इस सरकार में जब हिंदू हृदय सम्राट मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, तो क्या हिंदू रीति रिवाज का पालन नहीं होना चाहिए था? हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से तो ये भी होता है कि रात के अंधेरे में किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से शव को जलाया जा रहा है वो फूंकने की प्रवृत्ति में आता है, अंतिम संस्कार की कैटेगरी में नहीं आता। जब वीडियो बनवा ही रहे थे तो उसको थोड़ा नेचुरल ही रख लेते। अलग से समझ में आ रहा है कि नाटकीय वीडियो है। पुलिस जो कह रही है उसके परिवार के लोगों को वो करना पड़ रहा है। उनके चेहरे पर जो भय है वो साफ नजर आ रहा है। अब आपकी इस शंका का समाधान कर देता हूं कि इस पूरे मामले को जाति चश्मे से क्यों देखा जा रहा है। इसलिए क्योंकि आरोपियों के नाम हैं ठाकुर संदीप सिंह, उम्र 22 साल, 12वीं पास, लवकुश सिंह 19 साल, 10वीं पास, राम कुमार सिंह 28 साल, 12वीं पास, रवि सिंह 35 साल, 10वीं पास। सोचिए, हैदराबाद डॉक्टर रेप केस के आरोपियों के नाम भी सामने आ गए थे, खूब मीडिया ट्रायल भी हुआ था, उनकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी, बाद में उनका एनकाउंटर भी कर दिया गया था। एनकाउंटर के बाद पुलिस वालों पर पुष्प वर्षा भी की गई थी। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक तथाकथित जो अपने आप को मुख्य धारा का मीडिया कहता है, कॉरपोरेट मीडिया जिसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है, उसकी तरफ से न डिबेट प्रोग्राम बनाए गए, ना ही अभी उत्तर प्रदेश को जंगल राज या रेप प्रदेश बनाया गया। मैं इस दलाल मीडिया के लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि आपके लिए जंगल राज और रेप प्रदेश का क्राइटेरिया क्या है? क्या उसके लिए मुख्यमंत्रियों को कुछ खास जाति का होना चाहिए? आप मीडिया में आधे आधे घंटे के प्रोग्राम कब चलाते हैं? उसके लिए अपराधियों को या पीड़ित पक्ष को कुछ खास जातियों का होना चाहिए? हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर बने संगठन करणी सेना जैसे जातिवादी संगठनों की असलियत एक बार फिर से सामने आ गई है। तो मैं फिर से सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके अंदर का हिंदू कब जागता है? जब सामने इस तरह के मामलों में कोई धर्म विशेष के लोग सामने आ जाते हैं। चौथा सवाल मुआवजे को लेकर उठ रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में मुआवजा कैसे तय किया जाता है। पहले आपने 10 लाख रुपए की बात कही, फिर आपने 25 लाख के मुआवजे की बात कही। तो सवाल ये उठा कि विवेक तिवारी के परिवार को फर्स्ट क्लास की नौकरी और 50 लाख मुआवजा क्यों दिया गया था? सवाल उठना भी चाहिए। सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि सवर्ण परिषद खुल करके आप आरोपियों के समर्थन में आ गई थी। एसपी ऑफिस में उसने प्रदर्शन भी किया था। हालांकि मैं मानता हूं निष्पक्षता के तौर पर कि सबका राइट है, दोनों पक्षों की बात होनी चाहिए, लेकिन कुछ खास जातियों के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर यही आरोपी किसी धर्म विशेष से, किसी जाति विशेष से होते तो क्या इनको ये सहूलियत मिलती कि इनके पक्ष की भी बात करने वाले लोगों की बात सामने आती? आप उन लोगों पर सीधे सीधे जातिवादी या देशद्रोही होने के आरोप नहीं लगा देते। इस तरह के मामलों में जाति के एंगल की बात इसलिए उठती है क्योंकि भांड मीडिया से लेकर के सरकार का दोगला चरित्र सामने निकल करके आता है। इसके अलावा इस घटना का एक नकारात्मक पहलू यह भी है कि देश भर में हुए हंगामे और शोर शराबे के बाद भी
बहुजनों की सबसे बड़ी हितैषी होने का दम भरने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ट्विटर से बाहर नहीं निकल पाई। चंद्रशेखर आजाद और अन्य संगठनों की सक्रियता के बाद ट्वीट किया, बसपा के जिलाध्यक्ष को भेज करके 50 लाख मुआवजे की मांग करवा दी, लेकिन बसपा सड़क पर आखिर तक नहीं उतरी। पूरे घटनाक्रम में दोगली मीडिया जातिवादी शासन प्रशासन के रुख के बाद भी नेशनल जनमत मानता है कि उस बेटी की मौत बहुत कुछ सिखा जाती है। इस घटना का कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं जिनको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। पहला सकारात्मक पहलू तो ये, तमाम सारे लोग इस भाड़ मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस घटना का सकारात्मक पहलू ये है कि इस भाड़ मीडिया द्वारा बिना कोई प्रोग्राम बनाए हुए, बिना कोई मीडिया ट्रायल किए हुए, बिना कोई मुद्दा बनाए हुए सोशल मीडिया की ताकत से आपने और हमने मिलकर के इसको पूरे देश भर में न सिर्फ चर्चित किया, बल्कि तमाम सारे सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिया। दिल्ली से लेके लखनऊ, पटना से लेके बनारस, मुंबई, सभी जगह प्रदर्शन हुए बिना इस भांड मीडिया के दिखाए हुए। ये इस पूरे घटनाक्रम का सकारात्मक पहलू है कि हम थोड़े ही सही जागरूक हुए हैं। इस घटनाक्रम में ये आपकी ताकत का परिचायक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम दोनों जागरूक हुए, बयान भी आया, तुरंत ही इन्होंने 10 लाख का मुआवजा दिया, मुआवजा बदल करके 25 लाख करना पड़ा, नौकरी की घोषणा करनी पड़ी, घर देने की घोषणा करनी पड़ी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने की घोषणा करनी पड़ी, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात करनी पड़ी। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सक्रियता की बदौलत हुआ है। तीसरा सकारात्मक पहलू, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा नेताओं की सक्रियता की वजह से तमाम सारे राजनीतिक दलों को सक्रिय होना पड़ा। बहुजन समाज पार्टी ने ट्वीट करके काम चला लिया। समाजवादी पार्टी जो अपेक्षाकृत उतना सक्रिय नहीं दिखती थी, उसके कार्यकर्ता तो सक्रिय दिखते थे, लेकिन उसके बड़े नेता कभी सक्रिय भूमिका में नजर नहीं आते थे। नकारात्मक पहलू यह है कि अखिलेश जी अभी भी उस मोड से बाहर नहीं आए, लेकिन इस घटनाक्रम को लेकर के उन्होंने एक जांच दल गठित किया है। जांच दल देखने के बाद उसमें जो कॉम्बिनेशन रखा गया है जाति के हिसाब से, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रखा गया है। एक अच्छे जांच दल का गठन किया अखिलेश यादव जी के कहने पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने, तो कम से कम थोड़ा ही सही इस मामले को लेकर के जागे। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस घटनाक्रम को लेकर के किसी एक जाति संगठन ने अकेले विरोध प्रदर्शन नहीं किए, बल्कि विभिन्न समाज ने, यानी कि संपूर्ण बहुजन समाज के संगठनों ने, लोगों ने, सोशल मीडिया एक्टिविस्टों ने इस मामले पर न सिर्फ चर्चा की, बल्कि सभी लोग चाहते थे कि पीड़िता को इंसाफ मिले। इसलिए सोशल मीडिया में अगर आप फेसबुक पोस्ट चेक करेंगे, हर जाति वर्ग के लोगों ने सोशल मीडिया पर इस घटना के बारे में लिखा है। इसलिए नेशनल जनमत का मानना है कि जब चारों तरफ हताशा और निराशा का माहौल हो, चारों तरफ नफरत ही नफरत परोसने की कोशिश की जा रही हो, ऐसे समय में आप सब लोगों का ये संघर्ष ही आपको सकारात्मक बना के रखेगा और इस बात के लिए ऊर्जा देता रहेगा कि आपका संघर्ष व्यर्थ और जाया नहीं जा रहा है। अब संघर्ष इस बात के लिए करना है कि पुलिस ने कहना शुरू कर दिया है कि ये गैंग रेप नहीं था, क्योंकि मेडिकल में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। तो कम से कम मौत के बाद ही सही पीड़िता को इंसाफ मिल सके, उसके घर वालों को न्याय मिल सके। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो